सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, सभी कोई मज़े से होंगे। और आज फिर आप लोग के बीच एक नया वीडियो, जो कि हिंदी व्याकरण में वर्ण के जो प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे, उसका आज हम लोग भाग 2 देखेंगे। भाग 1 में हम लोगों ने देखा था स्वर वर्ण, और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि व्यंजन वर्ण। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में ये पढ़े थे कि वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो स्वर वर्ण की परिभाषा हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। आज हम लोग व्यंजन वर्ण की परिभाषा और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं और इनका क्या महत्व है हमारे जीवन में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, व्यंजन वर्ण पढ़ने से पहले आप लोग सभी मेरा जो YouTube चैनल है मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस का जो है, आप लोग सभी सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन को दबाकर लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, ताकि और लोगों को हिंदी व्याकरण की जानकारी हो सके। तो चलिए, आज हम लोग देखेंगे भाग 2 में व्यंजन वर्ण, यानी व्यंजन वर्ण क्या है। तो व्यंजन से ही पता चल जाता है कि व्यंजन का मतलब हो जाता है मिश्रित। ठीक है, नाना प्रकार के व्यंजन। ठीक है, व्यंजन से ही पता चल जाता है कि यह बहुत मिश्रित है, मिला हुआ है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में, उच्चारण जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, बोलने में जिसका जिन वर्णों को उच्चारण करने में स्वरों की सहायता जरूरी होती है, यानी दूसरे वर्णों की सहायता लेना जरूरी होता है। अब यहाँ पर स्वर वर्ण, तो स्वर वर्ण 11 थे। ठीक है, जिसमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के रूप में हम लोग बांटे थे। आपको याद होगा कि ह्रस्व स्वर में 4 हैं, ठीक है, और दीर्घ स्वर में 7 हैं। ठीक है, तो 4 कौन कौन है? अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर में कौन कौन है? आ, दीर्घई, दीर्घौ। ठीक है, दीर्घौ हो गया, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 हो गए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता जरूरी होती है, यानी हम दूसरे की सहायता लेंगे ही, अगर हम उसकी सहायता नहीं लेंगे तो हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क। अब देखिए, यहाँ पर क में हलंत नहीं है। स्वर वर्ण में हम लोग देखे थे कि क में हलंत होता है, तब वो क बनता है। क में हलंत होता है स्वर वर्ण में, और व्यंजन वर्ण में आप देख रहे हैं कि यहाँ हलंत नहीं है। यानी अगर हम क का उच्चारण कर रहे हैं तो क में अ मिला हुआ है। ठीक है, सहायता ले रहा है, यानी क में अ की सहायता। अ क्या है? स्वर वर्ण है ना। तो क का उच्चारण में हमें स्वर वर्ण की क्या कर रहे हैं हम लोग? सहायता ले रहे हैं। उसी तरह से ख में ख जोड़ अ। ठीक है, तो अ की सहायता हम लोग ले रहे हैं, तब यह बन रहा है ख। उसी तरह से ग में ग हलंत जोड़ अ, यानी ग। च में च हलंत जोड़ अ, यानी अ की हम लोग, या स्वर वर्ण जो ई है, आ है, जैसे आम बोलते हैं, तो आम में क्या है? आम। तो आ जोड़ म जोड़ अ, यानी यहाँ पर हम अ की सहायता ले रहे हैं, तो इसे हम लोग व्यंजन वर्ण, ये शब्द हो गया है ना। तो व्यंजन वर्ण जो है, स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है या जरूरी है, तो उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्लियर हो गया? इसी तरह से अगर हम लोग व्यंजन वर्ण के प्रकार पढ़ें, तो व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार हैं। ठीक है, व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार हैं? हम लोग इसको अभी आम को नहीं लेते हैं, वो शब्द में आएगा, जब लोग शब्द पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्लियर करेंगे। तो वर्ण जैसे छ है तो छ हलंत जोड़ अ, ज है तो ज हलंत जोड़ अ, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार हैं। व्यंजन वर्ण है ना, व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, आप लोग इसको पॉज करके इनकी परिभाषा को आप लोग उतारेंगे, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है और ऊष्म व्यंजन क्या है।
तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब क्या हो जाता है? छूना। स्पर्श का मतलब क्या हो गया? छूना। ठीक है, यानी जीव जो होता है, ये हम लोग सभी जानते हैं कि जीव जो होता है, अगर देखिएगा, अगर किसी बच्चे का जीव नहीं हो या किसी व्यक्ति का जीव किसी वजह से एक्सीडेंट में, दुर्घटना में अगर उसकी जीव नष्ट हो जाती है, तो देखेंगे कि वो आदमी गूंगा हो जाता है। या अगर जीव में किसी तरह से कोई प्रॉब्लम होती है या जीव जो है छोटा होता है, किसी वर्ण को किसी वर्ण को निकालने में उसको कठिनाई हो रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका स्पर्श यानी जीव जो होता है वो छू नहीं पा रहा है। अब छू नहीं पा रहा है मतलब किसको किसको नहीं छू पा रहा है? तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा जानेंगे कि स्पर्श व्यंजन को समझने के लिए, स्पर्श व्यंजन को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा मुंह की रचना को जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी मुंह की जो संरचना है वह किस ढंग की है और कहाँ पर क्या है। जैसे हम लोग मुंह के अंदर वाला भाग को बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग है ना, यहां से कान हो गया, ये आंख हो गया, ये नाक हो गया, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि मुंह के अंदर की संरचना थोड़ा सा इस तरह की होती है। यहाँ पर हम लोग का जीभ होता है ना। आप अगर अपने स्वच्छ हाथों से आप इस तरह से अगर अंदर में छुएंगे तो अंदर में इस तरह के गड्ढे मिलेगा। इसके साथ दांत भी है ना। तो दांत वाले को क्या बोलेंगे? दंत। कुछ जो होते हैं वो कंठ से, है ना। ये जो ऊपर वाला भाग हो गया इसको हम लोग बोलेंगे मूर्धा। और ये फिर यहाँ पर ओंठ भी आएगा, थोड़ा सा ओंठ, जिसको हम लोग ओंठ बोलेंगे या ओंठ बोलेंगे। और यहाँ से लेकर इस जगह का जो बीच का भाग होगा वो होगा तालु। ठीक है, तो हमारा जीभ जो होता है मुख्यतः दांत से स्पर्श करने पर, ओंठ से स्पर्श करने पर, तालु से स्पर्श करने पर, मूर्धा से स्पर्श करने पर ही वर्ण निकलते हैं, जिसको हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं या व्यंजन वर्ण नहीं, स्पर्श वर्ण कहते हैं। यानी जीभ जब ओठ से, दंत से, तालु से, मूर्धा से, इन चारों चीजों से जब स्पर्श करता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्श वर्ण कहेंगे। ठीक है, स्पर्श करना, इसको आप लोग पॉज करके उतार सकते हैं, ठीक है, या आपको समझ लेना है। तो जब हम लोग देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, यानी जो व्यंजन वर्ण तालु से, तालु समझ में आ गया, दांत और मूर्धा यानी जो गड्ढा है उसके बीच का भाग, तालु मूर्धा सबसे गड्ढा वाला भाग, दांत और ओष्ठ के स्पर्श से बोलते हैं, उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्पर्श करना मतलब छूना। ठीक है, तो हमारा जीभ जो है कहाँ कहाँ छूता है? तालु से हो गया, मूर्धा से हो गया, दांत से हो गया और ओष्ठ, ये चार भाग। कंठ नहीं, है ना। आप लोग सोचते होंगे भाई कंठ का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जीभ जो होता है वो कंठ को नहीं छुएगा। ठीक है, तो ये कंठ भी हमारा उच्चारण का तरीका है। उन्हें स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं और इनकी संख्या जो है, स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है वो कितने हैं? 25 है। याद रखना है, कभी कभी परीक्षाओं में जो है स्पर्श व्यंजन कितने हैं ये दिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि स्पर्श व्यंजन जो है वो 25 है। अब ये कौन कौन है? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वर्णमाला लिखते हैं, है ना। तो वर्णमाला में जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो कवर्ग मतलब हो गया क ख, ठीक है। क ख का जो वर्ग है, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा,
तो ये कंठ से होता है। आप कंठ को पकड़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर से छुएंगे, टच करेंगे और आप बोलेंगे क, तो आप देखेंगे क जो होता है, जैसे हम लोग क बोलते हैं तो कंठ जो है वो थोड़ा सा झंकृत होता है, थोड़ा सा कंपन होता है। तो यानी यह कंपन, जैसे ही क बोलेंगे तो यह कंठ जो है यहाँ कंपन होने लगता है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कवर, यानी कंठ से उच्चारण कंठीय वर्ण भी कहा जाता है। क, ख, ग, घ, अंगा, इसको हम लोग बोलेंगे कंठ। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में, परीक्षा में पूछ देता है कि क का उच्चारण कहाँ से होता है, तो यह कंठ से याद रखना है। क से याद रखिएगा, है ना, क से कंठ, यानी क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है, आप अपने से उच्चारण कर सकते हैं, क, ख, ग, घ, अंगा। आप छू के जब उच्चारण करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कंठ जो है थोड़ा सा झंकृत कंपन होता है। उसके बाद चवर्ग, चवर्ग मतलब हो गया च, छ, ज, झ, इया, यह तालु से होता है, यानी जीभ जो होता है वह थोड़ा सा दांत के ऊपर में यह छूता है। च, छ, ज, झ, इया, ये तालु से हो गया। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, मतलब आप देखिएगा ट बोलेंगे तो जीभ ऊपर टच करता है, यानी मूर्धा, ये गड्ढा जो है उसके ऊपर में टच करता है, यानी ट, ठ, ड, ढ, मूर्धा, तो ये मूर्धा, मूर्धन्य है ना, मूर्धा से उच्चारण होता है, इसलिए इसको मूर्धन्य वर्ण भी कहा जाता है। तवर्ग, तवर्ग मतलब हो गया त, थ, द, ध, न। ठीक है, इसको दंत से बोला जाता है, द याद रखिएगा, द से दंत, है ना, ये थोड़ा सा याद करने का तरीका हो जाएगा। उसके बाद पवर्ग, प, देखिए प बोलते हैं तो ये ओठ सट जाता है, प, प, दोनों ओठ, अब नीचे वाले ओठ को बोल के प बोलिए, प, या बीच में उंगली डाल लीजिए और बोलिए प, या आ करके बोलिए आ करके, मतलब मुंह को आ करना है, प बोलना है, तो आप देखेंगे प नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि ओठ जो है वो स्पर्श नहीं कर रहा है। आप देखेंगे प, फ, ब, भ, म, इसको हम लोग बोलते हैं ओष्ठ्य वर्ण, है ना। पवर, पवर जो जितने वर्ण आएंगे वो ओठ से उच्चारण होगा, तवर से जितने आएंगे वो दंत से उच्चारण होगा, टवर के जितने आएंगे वो मूर्धा से उच्चारण होगा, तवर्ग चवर्ग से जितने आएंगे वो तालु से उच्चारण होगा, और कवर्ग के जितने वर्ण आएंगे वो सभी कंठ से। तो अब यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये 25 जो वर्ण है इसको हम लोग स्पर्श वर्ण कहते हैं, क्योंकि यह कहीं ना कहीं स्पर्श होता है तब यह वर्ण निकलती है। समझ में आ गया आप लोग को स्पर्श वर्ण। अब हम लोग देखेंगे अंतस्थ स्वर, ठीक है, सॉरी अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, यानी अंतस्थ व्यंजन क्या है। तो इनके उच्चारण जो होते हैं, अंतस्थ जो व्यंजन वर्ण होते हैं, अंतस्थ व्यंजन वर्ण जो होते हैं, इनके उच्चारण में, ठीक है, इनके उच्चारण में तथा स्वरों का, यानी इनके उच्चारण में क्या होता है कि व्यंजन और स्वर, ठीक है, व्यंजनों का और स्वरों का मध्यवर्ती सा लगता है। मध्यवर्ती मतलब व्यंजन का भी उसमें सहयोग होता है और स्वर का भी मध्य जो बीच का भाग होता है मध्यवर्ती सा लगता है। यानी अंथस का अगर देखा जाए, अंथस का अर्थ ही हो जाता है मध्य। ये याद रखिएगा कि अंथस का अर्थ क्या हो गया, मध्य। मध्य मतलब बीच, ठीक है, यानी व्यंजन तथा स्वरों का मध्यवर्ती सा लगता है कौन, अंथस्थ व्यंजन वर्ण, ठीक है। इनके उच्चारण में ये याद रखना है कि इनके उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ का परस्पर स्पर्श होता है, ठीक है, और इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। यानी अंतस्थ जो व्यंजन वर्ण है इसको हम लोग अर्ध स्वर भी कहा जाता है, और यह कितने हैं, तो 4 हैं। ये याद रखना है कि व्यंजन वर्ण कौन है, कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन, य, र, ल, व, यानी क से लेकर, ठीक है, क से लेकर म तक
ये हो गया स्पर्श व्यंजन, ठीक है। और य र ल व जो है यह हो गया अंतस्थ व्यंजन वर्ण, ठीक है। य र ल व ये 4 हैं, ठीक है। व्यंजन वर्ण अंतस्थ व्यंजन वर्ण कितने हैं? 4 हैं। य र ल व। अंतस्थ व्यंजन के बाद जो है लास्ट हम लोग देखेंगे ऊष्म व्यंजन वर्ण। अब ये ऊष्म, ऊष्म का मतलब ही हो जाता है गर्म हवा, है ना। ऊष्म का मतलब गर्मी होता है। तो उष्ण व्यंजन वर्ण का मतलब हो जाता है कि जो गर्मी से हो, और गर्मी तब होता है जब आपस में रगड़ो। आप हाथ को रगड़ेंगे तो थोड़ा सा गर्मी आएगा, उष्ण आएगा। तो यानी जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण में, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु, गर्म वायु से होता है, उन्हें उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? उष्म व्यंजन मतलब जिस जो गर्म से, रगड़ या घर्षण से जो गर्मी पैदा होती है, और उस गर्म वायु से जो व्यंजन, जिन वर्ण का हम लोग उच्चारण करते हैं, निकलता है, उसे हम लोग उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। और यह कितने हैं? 4 हैं, याद रखना है। 4 हैं, कौन कौन? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ठीक है। तीनों स है, यानी तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये 4 हैं, ये याद रखना है। थोड़ा सा एक स्पर्श जो है, स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन कहां से हो गया? क से म तक, ठीक है। उसके बाद अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन कहां से हो गया? य र ल व। और ये आप लोग को शॉर्ट जो है, आप इससे भी याद रख सकते हैं, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन कौन हो गया? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ठीक है। तो उष्म व्यंजन वर्ण मतलब वैसे वर्णों को उच्चारण में जिसमें रगड़ या घर्षण, ठीक है। तो रगड़ और जब घर्षण होगी तो जाहिर सी बात है कि वहां से गर्म हवा निकलेगी, और उससे जो वर्ण उच्चारित होते हैं उसे हम लोग उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। और ये 4 है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं व्यंजन वर्ण के 3 पार्ट्स, है ना। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। आप लोग इसको पॉज करके, वीडियो को रोक कर जो है इसको आप उतार लेंगे, ताकि आपको याद करने में सुविधा होगी। इसके अलावा भी जो है वर्णों के उच्चारण में हम लोग अभी देखेंगे ये संयुक्त व्यंजन, द्विज व्यंजन और संयुक्ताक्षर व्यंजन, ठीक है। तो हम लोग पारी पारी से देखते हैं। उष्म वर्णों के जानने के बाद हम लोग जानेंगे संयुक्त व्यंजन, है ना। संयुक्त व्यंजन क्या है? 2 व्यंजनों के मेल से। अब 2 व्यंजनों के मेल से कहने का तात्पर्य है कि यानी 2 व्यंजन क से लेकर कहाँ, क से लेकर तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, यानी क से लेकर ह तक, ठीक है। यह व्यंजन वर्ण है, ठीक है। तो इन व्यंजन वर्णों यानी 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, और यह मुख्यतः 4 हैं, जिसको संयुक्त छ, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि यह क जो है वो क्या है? क जोड़ श, ठीक है। क जोड़ श, यानी क और श मिलके जो है छ बना है। तरा जो है त और र मिलके बना हुआ है। ज्ञ जो है ज और य से मिलके बना हुआ है, ठीक है। उसी तरह से श्र जो है वो श और र से मिलके बना हुआ है, श्र। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन 4 है, संयुक्त छ, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। इसको आप लोग पॉज करके लिख लेंगे। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन क्या है? 2 समान
समान मतलब बराबर, है ना। व्यंजनों का मेल द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे अक्सर हम लोग दो समान व्यंजन, जैसे कि मान लीजिए कि पक्का, है ना, तो यहाँ पर देखिए क जो है दो क यूज किए हम लोग, है ना। कुत्ता त, और ये जो लगा हुआ है ये भी त है। बच्चा देखिएगा दो च का यूज किया हुआ है। उसी तरह से हम लोग बहुत सारे उल्लू, है ना, उ ललू, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे द्वित्व व्यंजन, यानी एक व्यंजन जो है उसको दूसरा, द्वित्व मतलब हो गया दो, ठीक है, द्वि मतलब दो, द्वित्व दो, दो व्यंजन मिलाकर जो हम लोग बनाते हैं उसे हम लोग द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इस तरह के आप लोग बहुत सारे व्यंजनों को देखे होंगे जो द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत में आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं संयुक्ताक्षर। तो हम लोग देखेंगे संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर की परिभाषा क्या है? जब एक या एक से अधिक स्वर रहित या व्यंजन किसी स्वर सहित, ठीक है, स्वर सहित व्यंजन से मिलते हैं तब ये संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। संयुक्त मतलब हो जाता है मिलना, ठीक है। संयुक्ताक्षर मतलब वे अक्षर जो संयुक्त होकर मिलते हैं। जैसे क जोड़ त बराबर कत, म जोड़ ल। जैसे अक्सर आप देखे होंगे कहीं पर आधा ल लगता है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं क्या, बहुत ऐसे जैसे बहुत सारे अक्षर को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कंठ, है ना। तो आप देखेंगे क न ठ, ये आधा न लग गया। उसी तरह से हम लोग देखते हैं चंबल, म लग गया, आधा म, चंबल, तो ये संयुक्ताक्षर हो गया। चम्मच, चमच, चम्मच, ठीक है, दो अक्षर लग गए इसमें। हालांकि ये द्विज होगा, है ना, द्विज व्यंजन, क्योंकि एक ही अक्षर को दो बार हम लोग यूज किए हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग पॉज करके उतार सकते हैं। तो इस तरह से वर्ण जो है आपको बहुत सारे मिलेंगे, संयुक्ताक्षर वर्ण मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग और चर्चा कर लेते हैं अयोग वाह, ठीक है। हम लोग अंतिम पड़ाव की ओर है। अब ये देखेंगे कि अयोग वाह क्या है। जो वर्ण दूसरे की सहायता के बिना नहीं हो सकते हैं, ठीक है, उसका यूज बिना दूसरे की सहायता से हम कर ही नहीं सकते, उसको बोल ही नहीं सकते या लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम लोग अयोगवाह कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी कहीं पर हम ऐसे लिख देंगे तो इसका क्या महत्व हो गया है? कोई महत्व हुआ? नहीं। लेकिन अगर हम इसको क के ऊपर लगा देते हैं तब इसका महत्व हो जाता है, ठीक है। तो यानी इनका प्रयोग जो होता है, ऐसे वर्ण है जिनका प्रयोग बिना किसी दूसरे के से हम लोग अगर नहीं होता है तो उसको हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो वर्ण दूसरे की सहायता के बिना नहीं बोल सकते, उसका बिना सहायता को उसका हम यूज ही नहीं कर सकते हैं, प्रयोग ही नहीं कर सकते हैं, उन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। और यह दो हैं, ये याद रखना है, दो है। कौन कौन? अनुस्वार, अनुस्वार जो इस तरह का बिंदु होता है जो किसी भी वर्ण के ऊपर में, जो कि हम लोग अ आ हर्षे दीर्घ, जैसे हम लोग वर्ण पढ़ते हैं अ आ हर्षे दीर्घ हर्षो दीर्घो ए आई ओ औ अंक अ, है ना, जिसमें री छूट गया, अ आ हर्षे दीर्घ हर्षो दीर्घो री ए आई ओ औ अंक अ। तो जो अंक और अ जो था वही अयोगवाह कहलाता है। तो अनुस्वर जो वर्ण के ऊपर में लगता है और विसर्ग ये किसी भी वर्ण के पीछे लगता है ना। कोई भी वर्ण है उसके पीछे ये लगेगा, वो विसर्ग हो जाएगा। अनुस्वर किसी भी वर्ण के आगे लगेगा। इसको आप लोग पॉज करके, वीडियो को पॉज करके ध्यान देना है कि जो भी आपको लिखने का जरूरत पड़ेगा या आपको जरूरत है कि उसको हमको उतारना है, तो वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो रुक जाएगी, तब फिर इसको उतार लेंगे, तब फिर जो है आप वीडियो को आगे की ओर देखेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं कि अनुस्वार क्या है, ठीक है। तो अनुस्वार वर्ण के यह चिन्ह जो होता है, चिन्ह जो होता है वर्ण के ऊपर लगता है, यानी किसी भी वर्ण के ऊपर में लगा सकते हैं। और यह 5 वर्णों के अंतिम वर्ण यानी अंगा, जैसे 5 वर्ग है, कौन? कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग,
याद रखना है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो इनका जो अंतिम वर्ण है, ठीक है, उसके समान जो है, अंतिम वर्ण के समान उच्चारित किया जाता है। जैसे में यहाँ हम कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे थोड़ा सा एकदम बिल्कुल इसको तब ध्यान से देखिएगा। जैसे हम लिखते हैं कंठ, है ना, तो ये देखिए यहाँ पर बिंदु है, अनुस्वर है, बिंदु बोलते हैं, अनुस्वर है। तो ये अनुस्वर जो होता है वो मुख्यतः हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, कंठ। तो यह जो कंठ है जिसके ऊपर में रहेगा, ठीक है, जिस ऐसे हम लोग लिखते हैं, यानी यहाँ पर न का बोध हो जाता है। उसी तरह से हंस, न का बोध होता है, यानी जिसके ऊपर में रहेगा, ठीक है, कंठ है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो अनुस्वर होता है वह उसके ऊपर ना रह के उसके आगे वाले वर्ण के साथ जुड़ता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी हम कंठ बोलते हैं, लेकिन जब इसको हम लोग लिखने का रहेगा, यानी इसका अनुस्वर हम लोग प्राय इसको न के रूप से जानते हैं, अनुस्वर को न के रूप से, या जो अनुस्वर होता है जो नाक से झंझरी ज्यादा होता है, तो आप देखेंगे कि जो वर्ण यानी अनुस्वर जिसके ऊपर रहता है उसी के पीछे यह लगता है, और उसी के आधार पर यह चेंज होता है। जैसे ठ है, तो यह ठ कौन वर्ण में आ गया, तो आप देखेंगे ट, ये टवर्ग में आ गया, ट, ठ, ड, ढ, न, मूर्धन्य। तो इसका जो है आधा यानी न उच्चारण होता है। अब जैसे हंस लिखते हैं, तो ह के ऊपर में जो अनुस्वर है वो अनुस्वर किस में लग गया, स में लग गया। अब ये स किस वर्ण में आएगा, तो देखेंगे कि यह न का उच्चारण होता है, हंस, ठीक है। उसी तरह से मंगल, तो ये देखेंगे ग है, मंगल, तो ग के उच्चारण में आ जाता है। जैसे कि आपका हो जाएगा ये कवर्ग में, तो आप देखेंगे मंगल, ठीक है, ये इस तरह से अंगा, सॉरी हम यहाँ मंगल, यानी यहाँ जो है वो अंगा की ध्वनि उत्पन्न हो रही, मंगल, मंगल, ठीक है, अंगा। उसी तरह से गंगा, है ना, तो ग के बगल में ये यहाँ न लगेगा, तो यह ग के ध्वनि में, तो ग किस में आएगा, कवर्ग में आएगा, तो यह हो जाएगा क ख ग घ अंगा। तो यहाँ पर देखिए अंगा का ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो इस तरह से जो अंतिम जो 5 वर्ण है उसके आधार पर जो है यह लगता है। जैसे बहुत ऐसी जगह पर लिखते होंगे चम्मच या संबंध, थोड़ा सा संबंध को हम लोग लिखते हैं प्राय हम लोग संबंध इस तरह से लिखते हैं, हम लोग कैसे लिखते हैं, संबंध, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं। अब यहाँ देखिए इसी अनुस्वर का यहाँ म हो गया और इस अनुस्वर का यहाँ न हो गया, तो अब यहाँ पर देखिएगा कि यह अनुस्वर जो है शब्द के आगे लग रहा है ब में, तो ब किस में आ रहा है, पवर्ग, प फ ब भ म, ठीक है, तो ब ये बवर ब जो है किस में आ रहा है, पवर्ग, प फ ब भ म, तो ये पवर का जो अंतिम अक्षर है कौन है, म, तो इसीलिए यहाँ पर अनुस्वर का म हो गया। और ये जो अनुस्वर है आप देखेंगे कि यहाँ पर न हो गया, तो न किस पर आया, न अनुस्वर इस पर लगेगा। अब ये जो है ध जो है वो किस पर आ रहा है, आप देखेंगे कि यह त थ पर आ रहा है, त थ द ध न, तो तवर्ग, तवर्ग का अंतिम अक्षर कौन है, न है, तो देखिए इस अनुस्वर का क्या हो गया, यहाँ पर न हो गया, ठीक है। तो ये अनुस्वर जो होता है जिसके साथ लगेगा उसका जो अंतिम वर्ण होगा उसका यह उच्चारित करता है, ठीक है। उसी तरह से बहुत ऐसे लोग कंपन लिखते हैं, कंपन, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम लोग इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं, कंपन, ठीक है, तो यह न जो है अनुस्वर जो है वो किस पर आएगा, प पर आएगा। अब प का अंतिम अक्षर क्या है, प फ ब भ म, तो यह यहाँ पर
जो अनुस्वर है वह म का उच्चारण होगा। ठीक है, यानी अनुस्वर जिसके साथ आगे, जिसके ऊपर रहेगा उसके आगे के पास लगेगा और उसी का पांचवा वर्ण, ठीक है, वो जिस वर्ग में आएगा उसका अंतिम जो पांचवा वर्ण होगा उसी को वह उच्चारित करेगा। ठीक है, एक और थोड़ा सा किसी किसी का नाम होता है कंचन, है ना, और अंजू, ऐसे बहुत सारे नाम देखे होंगे। अब यहां पर देखेंगे कि च है तो च छ ज झ इया, तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कंचन। ठीक है, च यहाँ पर यहाँ क्यों है, क्योंकि अनुस्वर जो है वो च में लगा। ठीक है, और च का पांचवा क्या हो जाता है, इया। उसी तरह से अंजू, तो अ में ज है तो ज का पांचवा क्या होगा, ज, यानी च छ ज झ इया, तो यहां पर हो जाएगा इया, ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरह से संजू, तो सेम हो गया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को ये इस तरह का जानकारी आप लोग के लिए अच्छा होगा कि जो अनुस्वर होता है उसके आधार पर उसके पांचवें वर्ण का जो अंतिम पांचवें वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है उसका लग जाता है। ठीक है, तो ये अनुस्वर हो गया। अब इसके बाद हम लोग विसर्ग को देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग व्यंजन वर्ण का जो है चैप्टर को क्लोज करेंगे, क्योंकि यह बहुत लंबा हो जाएगा। और सभी से अनुरोध रहेगा कि आप लोग विसर्ग का, ये इस तरह का होता है, इसका उच्चारण ह के समान होता है। एक चीज याद रखना है, विसर्ग का उच्चारण, इसका उच्चारण ह के समान होता है, इसका उच्चारण ह के समान होता है, इसीलिए हम लोग विसर्ग, ह विसर्ग, है ना, ह के समान होता है, ह, है ना। विसर्ग स्वरों के बाद आता है, यह विसर्ग जो होता है वो स्वरों के बाद होता है, इसका उच्चारण एक झटके के साथ होता है ना। जैसे प्रातः, देखिए विसर्ग लग गया, है ना, अ, यानी इसके उच्चारण विसर्ग, जैसे तह, त में अ लगा हुआ है। ठीक है, त में अ लगा हुआ है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि यह स्वरों के विसर्ग स्वरों के बाद आता है। इसको आप लिख सकते हैं, विसर्ग जो होगा वह स्वरों के बाद आता है। प्रातः, तो त में अ है, अ विसर्ग स्वर्ग हो गया, तो इसको एक झटका के साथ ह, प्रातः, ह, है ना। उसी तरह से तह, है ना, उसी तरह से पुनः। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप लोग यूज या प्रयोग हिंदी में करते होंगे। तो अब हम लोग व्यंजन वर्ण का जो है ये यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। और आप लोगों ने इस वीडियो में यह देखा कि व्यंजन वर्ण जो है, व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार हैं, जिसमें आप लोग स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इसके बाद भी अन्य व्यंजन होते हैं जैसे संयुक्त व्यंजन, द्वित व्यंजन, संयुक्ताक्षर, अयोगवाह में अनुस्वर और विसर्ग। ये चीज हम लोग अच्छी तरह से इस वीडियो में आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो है आप लोग सभी जो है इसको अच्छी तरह से समझेंगे। जहां पर दिक्कत होगा वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है अपना प्रश्न को लिख कर सेंड करेंगे, मैं उसे समाधान करने का प्रयत्न करूंगा। तब तक आप सभी कोई इस व्याकरण को थोड़ा सा अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, इसको कॉपी में लिख कर याद करेंगे, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद एवं बाय बाय।